हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से लखेरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। मैं मनीष कुमार लखेरा आज आपके लिए जो नया पॉइंट लेकर आया हूं, उस पॉइंट का नाम है दोस्तों डीसी जनरेटर के पार्ट्स। क्या नाम है दोस्तों? डीसी जनरेटर के पार्ट्स। तो जो स्टूडेंट आज पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। और आज आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस पूरी वीडियो को देखें, तुलना करें। आपको कुछ अलग नहीं मिले तो आप मेरे से बोलना। और जो इस चैप्टर के पिछले पॉइंट थे वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दिए हैं। आप उन सभी पॉइंटों को उन वीडियो में पढ़ लें। फिर इस चैप्टर को आप मेरे साथ रेगुलर स्टार्ट कर दें। समझ गए ना दोस्तों? तो देखो मज़ा आने वाला है, कुछ अलग दिखाने वाला हूं, कुछ अलग समझाने वाला हूं। मैं आ गया हूं दोस्तों आपकी सफलता के लिए। मैं मनीष कुमार लखेरा। तो देखो दोस्तों, कल के जो पॉइंट थे, कल मैंने आपको जो पढ़ाया था दोस्तों, उसका नाम था डीसी जनरेटर के पार्ट्स। उनके मैं आगे के पॉइंट बनाने जा रहा हूं। तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया देखो दोस्तों। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाई थी बॉडी, पढ़ा दी दोस्तों। बॉडी के बाद में मैंने आपको चुंबक के ध्रुव पढ़ा दिए। चुंबक ध्रुव के बाद में फील्ड वाइंडिंग पढ़ाई थी दोस्तों। फील्ड वाइंडिंग के बाद में आपको मैंने पोल शू पढ़ाए थे। पोल शू के बाद में मैंने आपको आर्मेचर पढ़ा दिया। आर्मेचर के बाद में मैंने आपको दोस्तों आर्मेचर वाइंडिंग पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी दोस्तों? आर्मेचर वाइंडिंग पढ़ाई थी। तो मैंने पढ़ाया था दोस्तों, आर्मेचर वाइंडिंग होती है ना, यह सुपर एनिमल्ड तांबे के तारों की बनी होती है, जो कि आर्मेचर के खांचों में मजबूती के साथ रखी होती है। तो मैंने दोस्तों आपको बताया था कि आर्मेचर वाइंडिंग दो प्रकार की होती है। एक तो लैप बताई थी और एक बढ़ाई थी मैंने वेव। लेकिन दोस्तों कल अपन जहां कंप्लीट हुए थे पॉइंट, जो कल का पॉइंट था ना, जो कल का पॉइंट था दोस्तों, लैप वाइंडिंग था। सही बात है कि नहीं बोलो दोस्तों? मैंने जो आपको कल पढ़ाया था ना, वो कौन सा पॉइंट पढ़ाया था दोस्तों? लैप वाइंडिंग। आज जो स्टूडेंट देख रहा है मुझे वीडियो को, तो मैं बताना चाहता हूं आज का जो नया पॉइंट है ना, वो है वेव वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग दोस्तों? वेव वाइंडिंग। अच्छे से देखो, जनरेटर के आर्मेचर में दो प्रकार की वाइंडिंग होती है ना, इसे बोलते हैं वेव वाइंडिंग। कौन सी दोस्तों? वेव वाइंडिंग। अच्छे से देखना। देखो दोस्तों, वेव वाइंडिंग इसे बोला जाता है तरंग कुंडलन। क्या बोला जाता है दोस्तों? तरंग कुंडलन। समझ में आ रहा है ना? क्या बोला जाएगा दोस्तों? तरंग कुंडलन। और दोस्तों मैं आपसे सबसे पहले बताता हूं, आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। मेरी बात यह है कि दोस्तों आपको भी पता है कि सफलता पाने के लिए बेस का क्लियर होना जरूरी है। आप समझो यार, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं बार बार यही बात बताना चाह रहा हूं कि आप सफलता पाने के लिए आपका बेस क्लियर होना जरूरी है। आप कहां सोने में लग रहे हो, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। अरे मेरी बात मान के तो देखो। आपसे मैं पैसे थोड़ी ले रहा हूं। आप एक बार क्लास लेकर तो देखो। अगर आपका बेस क्लियर नहीं किया तो आप मेरे से कहना। समझ में आ रहा है ना? आप देखो तो सही भाई, देखने में क्या जा रहा है? आप इस पूरी वीडियो को देखना। आज भाई आपको तुलना करनी है तो आप पूरी वीडियो को देखो, एक एक अक्षर समझो। समझ में आया ना? अगर आपके लिए कुछ बढ़कर नहीं मिले, कुछ अलग नहीं मिले, तो मेरे से बोलना। समझ में आया ना आपके? और आज का कंपटीशन देखो यार, कितने मतलब बड़े बड़े, कितने अलग अलग तरीके से, कितने लॉजिक तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अरे ऊपर के क्वेश्चन का जमाना गया दोस्तों। ऊपर के क्वेश्चन तो बहुत कम पूछे जाते हैं। आप कोई सी बोर्ड के पेपर उठाओ यार, फिर तुम यो कहते हो पेपर कठिन आ गया। अरे अपना बेस क्लियर करो। समझ में आ रहा है ना? अपने बेस बिना कुछ भी नहीं है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अपने जो साथी, जो इंटेलिजेंट लड़के हैं, उनसे आप पूछो। और जो इंटेलिजेंट लड़के मेरे को देख रहे हैं, सच सच बताना मैं झूठ बोल रहा हूं क्या यार? हाँ, मैं कह रहा हूं ना, आप भाई जब तक आपका बेस क्लियर नहीं है, आप सक्सेस नहीं हो सकते दोस्तों। बहुत ताज्जुब की बात लगती है मुझे, बहुत अफसोस होता है दोस्तों। अरे सब जानता हूं मैं दोस्तों। बताओ, आपने कहीं भी पढ़ी होगी और पूरे 2 साल के जो ITI का कोर्स था ना, उसमें आपके पास में 150 पन्ने की कॉपी भी नहीं भरी। क्या यही कंपटीशन है तुम्हारा? अरे 2 साल की अगर बुक को पढ़ें तो उसमें 600 पन्ने हैं।
हाँ, जब 600 पन्ने की बुक में आपको शॉर्ट तरीके से 150 पन्ने में पढ़ा दिया गया है, तो क्या आपका कोर्स हो गया है क्या ये? हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप शॉर्ट तरीके से पढ़ रहे हो, कंपटीशन को आप बिल्कुल अपने हाथों से कमजोर करने में लग रहे हो। अरे कुछ बनना है तो दोस्तों जागो, तुम्हें कुछ बनना पड़ेगा, तुम्हें कुछ नया करना पड़ेगा, तुम्हें अधिक से अधिक पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, जब आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो दोस्तों आज मेरी बात मान के मैं आपसे वादा करता हूं, जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी को इस वीडियो को शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। आपको मैं डेली क्लास लूंगा, आप घर बैठे नोट्स बनाओ, एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा दोस्तों, मैं आपके साथ हूं, कुछ अलग नहीं दूं तो बोलना। समझ में आ गया ना दोस्तों? तो आज अपन क्लास स्टार्ट करते हैं ना दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? तो उसका नाम क्या है दोस्तों? वेब बाइंडिंग। कौन सी बाइंडिंग दोस्तों? वेब बाइंडिंग। समझ में आ रहा है ना? तो देखो वेब बाइंडिंग क्या होती है? यह बाइंडिंग आर्मेचर पर, देखो दोस्तों ऐसे होती है। अब यह वेब बाइंडिंग क्या होती है? ये वेब बाइंडिंग, ये कम्यूटेटर है दोस्तों, ये क्या है? कम्यूटेटर। तो देखो ऐसे आगे बढ़ती है, ये बढ़ेगी, ये ऐसे आगे बढ़ेगी। तो यार एक बात बताओ दोस्तों मेरे को, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये ऐसे आगे बढ़ेगी, तो एक बात बताओ मेरे को, जब ये निरंतर आगे बढ़ रही है, ये आगे चल रही है, तो क्या एक दूसरे को काट सकती है कि? कभी नहीं। देखो आगे फिर ये बढ़ी, आगे चली, ये आगे चली, समझ में आ रहा है ना? अब देखो ये भी आगे चलेगी, तो बताओ ये एक दूसरे को कभी काट सकती है क्या? नहीं काटेगी ना। तो वेब बाइंडिंग तरंग लहर के रूप में, तरंग लहर के रूप में आगे बढ़ती है, एक दूसरे को कभी ओवरलैप नहीं करती, यानी कि एक दूसरे के ऊपर कभी चढ़ी नहीं होती है। तो देखो दोस्तों यह बाइंडिंग, आराम से पढ़ो, आज कुछ नया दिखाने वाला हूं। यह बाइंडिंग लहर के रूप में, किसके रूप में दोस्तों? लहर के रूप में आगे बढ़ती है। लहर के रूप में कहाँ बढ़ती है दोस्तों? आगे बढ़ती है, लहर के रूप में आगे बढ़ती है। कुछ नया तो लो यार, आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है लहर के रूप में। कहाँ बढ़ती है दोस्तों? आगे बढ़ती है। यह कभी भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती है। यह एक दूसरे को, किसको दोस्तों? एक दूसरे को ओवरलैप, क्या दोस्तों? ओवरलैप नहीं करती है, ओवरलैप नहीं करती है। समझ में आया ना दोस्तों? क्या नहीं करती है दोस्तों? ओवरलैप नहीं करती है। कौन सी बाइंडिंग दोस्तों? वेब बाइंडिंग। अब देखो मेरे दोस्तों, नोट नंबर फर्स्ट क्या कहता है इसका? आपको पता है ना कि वेब बाइंडिंग के अंदर देखो दोस्तों, समांतर रास्तों की संख्या, समांतर रास्ता की संख्या, समांतर रास्ता की संख्या, समांतर रास्ता की संख्या हमेशा, कैसी दोस्तों? हमेशा 2 होती है। हमेशा क्या होती है दोस्तों? 2 होती है। इसके अंदर अगर तुम वेब बाइंडिंग करते हो ना आर्मेचर में, तो धारा के लिए कितने रास्ते होते हैं दोस्तों? 2 रास्ते होते हैं। अब देखो दोस्तों बाइंडिंग 2 थी, एक तो आपकी है वेब बाइंडिंग। कौन सी बाइंडिंग है दोस्तों? वेब बाइंडिंग। और एक है आपकी लैप बाइंडिंग। कल मैंने आपको लैप बाइंडिंग पढ़ाई थी और आपको ट्रिक भी बताई थी, याद करने का तरीका क्या है। अब देखो लैप में, देखो दोस्तों लैप में समांतर, देखो एक दोनों एक साथ आ रहे हैं, ए और पी दोनों एक साथ आ रहे हैं ना, तो ये ट्रिक है दोस्तों, कोई जीवन में आपको कभी भी नहीं बताएगा, पहली बार ही मैंने आपको ये बताई है। तो देखो दोस्तों ए बराबर पी, तो लैप बाइंडिंग में हमेशा ए बराबर पी होता है, यानी कि समांतर रास्तों की संख्या ध्रुव की संख्या के बराबर होती है। कौन सी बाइंडिंग में दोस्तों? लैप बाइंडिंग में। और वेब बाइंडिंग में देखो दोस्तों समांतर रास्तों की संख्या, देखो दोस्तों ए के बाद कितने शब्द आ रहे हैं दोस्तों? 2 शब्द आ रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों समांतर रास्तों की संख्या हमेशा कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। समांतर रास्तों की संख्या को ए बोलते हैं और इसके शब्द कितने आ रहे हैं? आगे 2 आ रहे हैं। ये ट्रिक है दोस्तों, कभी जीवन में नहीं भूलेंगे आप लोग। और इसमें क्या होता है दोस्तों? बराबर होता है। समझ में आ रहा है ना? तो देखो इसमें समांतर रास्तों की संख्या हमेशा 2 होती है। कैसी होती है दोस्तों? 2 होती है। यहां तक समझ में आ गया ना? अगला है दोस्तों, इसके बाद में जो पॉइंट है ना,
इसका अगला होता है, अब देखो दोस्तों, यह है वाइंडिंग। ये क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में आ गया है। यह है वाइंडिंग, यह वाइंडिंग यह वाइंडिंग उच्च वोल्टेज। कैसी वोल्टेज दोस्तों? उच्च वोल्टेज। तुमसे पूछेगा बताओ डीसी जनरेटर में उच्च वोल्टेज के लिए कौन सी वाइंडिंग की जाती है, तो आपसे पूछेगा दोस्तों लैप वेव वाइंडिंग दोस्तों, और बी में देगा दोस्तों लैप वाइंडिंग, ऐसे देगा। तो उच्च वोल्टेज के लिए कौन सी वाइंडिंग करोगे बेटा? वेव वाइंडिंग की जाती है। तो उच्च, यह वाइंडिंग उच्च, तो वोल्टेज, जब वोल्टेज का मान उच्च होता है ना दोस्तों, तो आप भी जानते हो जब वोल्टेज उच्च होती है तो करंट का मान निम्न होता है। तो यह वाइंडिंग हमेशा उच्च तो वोल्टेज और निम्न धारा, उच्च वोल्टेज निम्न धारा के लिए होती है। उच्च वोल्टेज निम्न धारा के लिए होती है। सही है ना दोस्तों? उच्च तो वोल्टेज और निम्न धारा के लिए होती है। यहाँ तक समझ में आया ना आपके लिए? उच्च वोल्टेज निम्न धारा के लिए होती है। अब मैं यहीं पर ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, जीवन में नहीं भूलने दूंगा आपको दोस्तों। सबसे मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पेपर में आ भी चुका है, आएगा भी और आता रहेगा भी दोस्तों। तो देखिएगा, अब बताओ दोस्तों, देखो आपको और अच्छे से लिखता हूं अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो। देखो दोस्तों, वेव बाइंडिंग है दोस्तों, ये कौन सी है दोस्तों? लैप बाइंडिंग। अब देखो दोस्तों, आप ये देखो वेव बाइंडिंग में देखो वोल्टेज आ रहा है ना दोस्तों, दिखाई दे रहा है ना, वी यानी वोल्टेज। बताओ लैप में वोल्टेज है क्या? नहीं है दोस्तों। एक बार और बताओ, लैप में वोल्टेज है क्या? नहीं है ना। तो बताओ, सच सच बताओ अब मेरे को, आपका बेस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब लैप वाइंडिंग में वोल्टेज नहीं है और वेव में है, ये नहीं वोल्टेज भी है ना। तो वोल्टेज किस में प्राप्त होगी? लैप में या वेव में? वेव में। इसलिए उच्च वोल्टेज के लिए कौन सी वाइंडिंग करोगे दोस्तों? वेव बाइंडिंग। तो यह वाइंडिंग उच्च तो वोल्टेज और निम्न धारा के लिए की जाती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगला बात होती है दोस्तों, इसकी जो नेक्स्ट होता है ना, इस प्रकार की वाइंडिंग को दोस्तों, इस प्रकार की वाइंडिंग को ध्यान रखना, सीरीज वाइंडिंग कहते हैं। इस प्रकार की वाइंडिंग को कौन सी वाइंडिंग कहोगे दोस्तों? सीरीज वाइंडिंग कहते हैं। शाबाश दोस्तों। कौन सी बाइंडिंग दोस्तों? सीरीज बाइंडिंग कहते हैं। सही है ना दोस्तों? अरे कौन सी बाइंडिंग बोलोगे आप लोग? सीरीज बाइंडिंग। समझ में आ गया ना? अब देखो दोस्तों, अब इस प्रकार की वाइंडिंग में जो तीसरा नोट है दोस्तों, मेनली इस प्रकार की वाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या हमेशा कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। इसका मतलब इस प्रकार की वाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या कभी भी ध्रुव की संख्या पर निर्भर नहीं करती। चाहे ध्रुव की संख्या 4 हो, चाहे ध्रुव की संख्या 6 हो, चाहे ध्रुव की संख्या 8 हो। तो इस प्रकार की बाइंडिंग में कभी भी समांतर रास्तों की संख्या ध्रुव की संख्या पर निर्भर नहीं करती। इसका मान तो हमेशा कितना होता है? 2 होता है। जबकि लैप बाइंडिंग में ये होता है A बराबर P। कौन सी बाइंडिंग में होता है? लैप में। मैंने ट्रिक भी बताई थी कल आपको कि लैप बाइंडिंग ये रही, तो इसमें ये बराबर आता है ना, ये लैप में बराबर आ रहा है। तो इसमें लैप बाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या ध्रुव की संख्या पर निर्भर करती है और वेव बाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या ध्रुव की संख्या पर निर्भर नहीं करती। इसका मान तो हमेशा कितना होता है? 2 होता है, चाहे ध्रुवों की संख्या कितनी भी हो। याद रखना, वेव बाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या कभी भी ध्रुव की संख्या पर निर्भर नहीं करती है। तो देखिएगा दोस्तों, तो वेव वाइंडिंग में यानी कि इस वाइंडिंग में अच्छे से देखो, कोई टेंशन नहीं है। इस वाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या, समांतर रास्ता की संख्या, समांतर रास्ता की संख्या ध्रुव की संख्या पर निर्भर नहीं करती है। ध्रुव की संख्या पर निर्भर, ध्रुव की संख्या पर निर्भर नहीं करती है, नहीं करती है।
बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक आपके समझ में आ गया ना? तो एक बार और, वेव बाइंडिंग क्या होती है? यह बाइंडिंग लहर के रूप में आगे बढ़ती है। दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में क्वेश्चन आ गया था कि बताओ डीसी जनरेटर के आर्मेचर में कौन सी बाइंडिंग तरंग लहर के रूप में आगे बढ़ती है? तो कौन सी बाइंडिंग बढ़ेगी दोस्तों? वेव बाइंडिंग। जब ये आगे बढ़ेगी तो कभी भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती है। अब बताओ दोस्तों, इस प्रकार की बाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या हमेशा कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। इस प्रकार की बाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या हमेशा कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। समझ में आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना? अब देखो मैं ट्रिक भी बता दी ना आपको कि आपको पता है दोस्तों वेव क्या है दोस्तों? वेव ए यानी समांतर रास्तों की संख्या। बताओ ए के बाद कितने शब्द आ रहे हैं? 1 और 1 2। इस प्रकार की बाइंडिंग में ध्यान रखना दोस्तों, समांतर रास्तों की संख्या हमेशा कितनी होती है? 2 होती है। अगली बात, यह बाइंडिंग उच्च वोल्टेज, देखो फिर देखो दोस्तों ट्रिक देखो, इसमें वोल्टेज आ रहा है ना, बी आ रहा है, तो इसमें वोल्टेज अधिक प्राप्त हो रहा है। तो यह बाइंडिंग हमेशा दोस्तों उच्च तो वोल्टेज और निम्न धारा के लिए की जाती है। समझ में आ गया ना दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है, कई बार पेपर में आ चुका है दोस्तों। अगली बात होती है, इस प्रकार की वाइंडिंग को कौन सी वाइंडिंग कहोगे दोस्तों? सीरीज वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग कहोगे दोस्तों? सीरीज वाइंडिंग। इस प्रकार की वाइंडिंग को कहा जाता है। अगला दोस्तों, इस प्रकार की वाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या कभी भी ध्रुव की संख्या पर निर्भर नहीं करती है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की बाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या हमेशा कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। मजा आ रहा है ना? प्लीज इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से बोलो कुछ अलग मजा आ रहा है तो दोस्तों मैं वादा करता हूं आपसे अलग से अलग मैटर सेट कराऊंगा, यही 100% याद कराऊंगा, यही नोट्स बनवाऊंगा। आपको किसी प्रकार की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो देखिएगा कि बताओ इस प्रकार की बाइंडिंग में समांतर रास्ता की संख्या कभी भी ध्रुव की संख्या पर निर्भर नहीं करती है। तो दोस्तों अब यहाँ पर वेव बाइंडिंग में आगे और पढ़ाऊंगा, इसको फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, स्क्रीनशॉट लो दोस्तों आप लोग। हाँ जी दोस्तों, ओके ले लिया ना? अब देखो दोस्तों, अब क्या आता है आगे का जो पॉइंट है ना, ये है वेव बाइंडिंग के प्रकार। क्या है दोस्तों? वेव बाइंडिंग के प्रकार। ये भी मोस्ट बनता है, अरे बता तो दो दोस्तों, वेव बाइंडिंग के प्रकार। तो देखो दोस्तों, मैं बताता हूं कि वेव बाइंडिंग कौन सी बाइंडिंग दोस्तों? वेव बाइंडिंग। वेव बाइंडिंग है ना तरंग बाइंडिंग के प्रकार। तरंग बाइंडिंग के प्रकार ध्यान रखना, यह 4 प्रकार की होती है। यह बाइंडिंग भी कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। तो एज ए सिंपल, यह बाइंडिंग आराम से देखो, यह बाइंडिंग भी 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की होती है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? यह बाइंडिंग भी कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। तो देखो दोस्तों, जो पहली बाइंडिंग है ना, जो पहली बाइंडिंग है यही लिख देते हैं, पहली बाइंडिंग होती है सिंपलेक्स। बताओ कल मैंने बताया कि नहीं बताया? कल मैंने लैप बाइंडिंग में यही पढ़ाया था ना आपको, सिंपलेक्स लैप बाइंडिंग। आज ये बाइंडिंग हो जाएगी वापस, तो इसका नाम है सिंपलेक्स वेव बाइंडिंग। सिंपलेक्स कौन सी बाइंडिंग? वेव बाइंडिंग। अब देखो दोस्तों, अब आपको पता है ना, बताओ वेव बाइंडिंग में हमेशा समांतर रास्तों की संख्या कितनी होती है? 2। तो देखो वेव मीन्स लिखो यहाँ पर A बराबर 2, सही है ना? वेव बाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या कितनी होती है? 2। लेकिन आप एक बात बताओ, सिंपल यानी 1, सिंपल सिंपलेक्स है ना ये, तो सिंपल यानी 1 से गुणा करो, बराबर समांतर रास्तों की संख्या कितनी आएगी? 2। समझ में आ गया ना? अगली बात देखो दोस्तों, वापस एक बार और समझा दूंगा। अगली होती है ड्यूप्लेक्स। अगली कौन सी होती है दोस्तों? ड्यूप्लेक्स। ये ड्यूप्लेक्स कौन सी बाइंडिंग? ड्यूप्लेक्स वेव बाइंडिंग। ओह, ड्यूप्लेक्स वेव बाइंडिंग। प्लीज अपने दोस्तों से बोलो यार, अपने दोस्तों को भी तो बोलो, मजा आ रहा है क्या? तो ड्यूप्लेक्स वेव बाइंडिंग। तो बताओ
वेव वाइंडिंग में ए का मान हमेशा कितना होता है? 2। ए का समांतर रास्तों की संख्या ए बराबर 2, लेकिन बाइंडिंग कौन सी है? डुप्लेक्स। डुप्लेक्स यानी डबल। तो इसको किससे गुणा करोगे दोस्तों? 2 से। बराबर कितना आ जाएगा? 4। अगला देखो दोस्तों, कितने बढ़िया हो आप लोग, ट्रिप्लेक्स। अगली बोलो ट्रिप्लेक्स। आगे यार ट्रिप्लेक्स वेव वाइंडिंग, बोलो बताओ दोस्तों, ट्रिप्लेक्स कौन सी वाइंडिंग? वेव वाइंडिंग। अब यहां पर बताओ, फिर दोबारा बता रहा हूं, बताओ वेव वाइंडिंग में ए का मान कितना आता है? 2। शाबाश दोस्तों, ए बराबर कितना होगा? 2। लेकिन बाइंडिंग कौन सी है? ट्रिप्लेक्स। ट्रिप्लेक्स यानी 3। जब 2 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 6। तो देखो दोस्तों, 2 गुणा 3 बराबर 6। समझ में आ रहा है ना? अब देखो चौथा, देखो जल्दी से देखो, क्वाड्रप्लेक्स। चौथा है क्वाड्रप्लेक्स। अब देखो क्वाड्रप्लेक्स वेव वाइंडिंग, क्वाड्रप्लेक्स वेव वाइंडिंग। समझ में आ रहा है ना? तो देखो क्वाड्रप्लेक्स जो वेव बाइंडिंग होती है ना, तो सबसे पहले आप किसके लिए बोलोगे? वेव बाइंडिंग के लिए। तो बताओ वेव बाइंडिंग में ए का मान कितना होता है? 2। लेकिन बाइंडिंग कौन सी है? क्वाड्रप्लेक्स। क्वाड्रप्लेक्स का मान कितना होता है? 4। जब इसको 4 से गुणा करोगे ना आप लोग तो कितना आ जाएगा? 8। समझ में आ रहा है ना? तो बताओ सिंपलेक्स वेव बाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या कितनी होती है? 2। क्वाड्रप्लेक्स में 4, ट्रिप्लेक्स में 6 और क्वाड्रप्लेक्स में 8। समझ में आ रहा है ना? तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो इसके रिलेटिव अपन क्वेश्चन लगा देता हूं। अब ये क्वेश्चन ध्यान रखना, दिल्ली मेट्रो के पेपर में आ चुका है। और क्वेश्चन क्या है देखो दोस्तों, एक डीसी जनरेटर, आराम से देखो, एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर में, किसमें दोस्तों? आर्मेचर में। आर्मेचर में डुप्लेक्स। कौन सी दोस्तों? डुप्लेक्स वेव बाइंडिंग की जाती है। डुप्लेक्स वेव बाइंडिंग की जाती है। वेव बाइंडिंग की जाती है तो समांतर रास्तों की संख्या, समांतर रास्ता की संख्या, समांतर रास्ता की संख्या क्या होगी? समांतर रास्ता की संख्या क्या होती है? यही क्वेश्चन है दोस्तों, समांतर रास्ता की संख्या क्या होती है, ये क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों, आप अच्छे से पढ़ना, वापस देखो, एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर में, जो डीसी जनरेटर है ना, एक डीसी जनरेटर, सॉरी इसको देखो, एक डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर के, एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर में डुप्लेक्स वेव बाइंडिंग की जाती है। डुप्लेक्स वेव बाइंडिंग की जाती है तो समांतर रास्तों की संख्या क्या होगी? अब बताओ दोस्तों, एक ए, ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 3, ऐसे है। अब बताओ मेरे दोस्तों, आगे बताओ, क्या ध्रुवों की संख्या दे रखी है? नहीं, लेकिन इसमें समांतर रास्तों की संख्या कभी भी ध्रुवों की संख्या पर निर्भर नहीं करती। होता तो भी कुछ नहीं होता और नहीं हो जो भी कुछ नहीं होगा। बताओ वेव बाइंडिंग में ए का मान कितना होता है? 2। समांतर रास्तों की संख्या कितनी होती है? 2। कौन सी बाइंडिंग में? वेव बाइंडिंग में। लेकिन वेव को क्या किया गया है? डुप्लेक्स। डुप्लेक्स यानी डबल। तो देखो बेटा, डुप्लेक्स वेव बाइंडिंग, वेव के लिए कितना आएगा? 2 और डुप्लेक्स क्या आने? 2, 2 दूनी 4। आपका आंसर कितना होगा दोस्तों? 4। समझ में आ गया ना? बोलो क्लियर हो गया ना? मजा आ रहा है ना क्लास के अंदर? अब देखो अगला क्वेश्चन है, यहीं एक क्वेश्चन और लगा देता हूं। अगला है 4 पोल के डीसी जनरेटर, 4 पोल के डीसी जनरेटर के आर्मेचर में, 4 पोल के डीसी जनरेटर के आर्मेचर में
आर्मेचर में। सिंपलेक्स कौन सी दोस्तों? सिंपलेक्स वेव बाइंडिंग, सिंपलेक्स वेव बाइंडिंग की जाती है, सिंपलेक्स वेव बाइंडिंग की जाती है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना दोस्तों? तो देखो 4 पोल के डीसी जनरेटर के आर्मेचर में कौन सी बाइंडिंग कर रहे हो दोस्तों? सिंपलेक्स वेव बाइंडिंग की जाती है। तो दोस्तों आपसे पूछ रहा है समांतर रास्ता की संख्या क्या होगी। दोस्तों ये टेक्निकल है, इसमें आप ऐसे क्वेश्चन ही क्वेश्चन पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होता, इसके अंदर क्वेश्चन ही क्वेश्चन पे ज्ञान नहीं होता है, आप भूल जाओगे वहां पर। ये जो पढ़ रहे हो ना आप लोग, जो 4 ऑप्शन को याद कर रहे हो वो भी चेंज हो जाता है मशीनों के अंदर। तो टेक्निकल ऐसे थोड़ी चलती है, फिर कहते हो आप पेपर टफ आया, आपका बेस ही क्लियर नहीं है। आप एक एक क्वेश्चन को क्लियर करो, माइंड में सेट करो, ताकि कितने प्रकार से घूम सके और तुम उसका क्वेश्चन का आंसर सही दे सको। इसे ही कहते हैं मेन संपूर्ण रूप से तैयारी दोस्तों। तो बताओ समांतर रास्तों की संख्या क्या होती है? सही है ना? समांतर रास्तों की संख्या क्या होती है? यही है ना दोस्तों। अब देखो, अब ए ऑप्शन नंबर ए में 4, बी में 6, सी में 2 और डी में 3 ऐसे आएगा। अब बताओ, अब बताओ वेव बाइंडिंग के लिए, वेव बाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। और सिंपल यानी 1, तो 2 को 1 से गुणा करोगे दोस्तों तो 2 आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ रहा है ना? एक बार यहां से देख लो। बताओ सिंपलेक्स वेव बाइंडिंग, सिंपलेक्स वेव बाइंडिंग, तो बताओ वेव बाइंडिंग के लिए समांतर रास्तों की संख्या कितनी होती है? 2। वेव के लिए 2 होती है ना, लेकिन बाइंडिंग कौन सी है? सिंपलेक्स। सिंपल यानी 1, जब 2 को 1 से गुणा करोगे आंसर कितना आएगा? 2 आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हो गया कि नहीं? हो एक बार और, वेव बाइंडिंग हमेशा उच्च वोल्टेज निम्न धारा के लिए की जाती है। वेव बाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 2। इस प्रकार की बाइंडिंग को सीरीज बाइंडिंग भी कहा जाता है। यह बाइंडिंग कितने प्रकार की होती है? 4। पहली कौन सी दोस्तों? सिंपलेक्स वेव बाइंडिंग। सिंपल यानी 1 और वेव पे कितना? 2। समांतर रास्तों की संख्या कितनी आएगी? 2। और डुप्लेक्स वेव बाइंडिंग, डुप्लेक्स वेव बाइंडिंग, वेव के लिए कितना? 2 और डुप्लेक्स यानी 2 से गुणा करोगे कितना? 4। ट्रिप्लेक्स को 2 से गुणा करोगे 6, क्वाड्रप्लेक्स को 4 से गुणा करोगे 8। बताओ तुम्हारा बेस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? फिर एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों से बोलो यार देखो मुझे आप सपोर्ट करो, आए कि नहीं आया? मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि मैं आपके लिए बहुत कुछ लाने वाला हूं दिन प्रतिदिन। अब देखना मेरी क्लास दिन प्रतिदिन कितनी हाई क्लासिक चलती है। समझ में आ रहा है ना? बस मेरा आपका साथ चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए मुझे दोस्तों। आप जितने अपने दोस्तों से बोलेंगे, क्योंकि मुझे जानते तो बहुत लोग हैं और मैं चाहता हूं कि मैं अब आगे मैदान के अंदर आऊं। समझ में आएगा? कितनी गरीब गरीब फैमिली के लड़के हैं जो जाने कितनी बार पढ़ लेते हैं, पूरा कोर्स कर लेते हैं, जब भी उनके पास में 150 वाली कॉपी भी नहीं बढ़ती है तो वो यहीं रह जाते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कुछ अलग लेकर आऊंगा, डेली की डेली आपका यहीं पर बेस क्लियर करूंगा। ठीक है दोस्तों, एक बार आप स्क्रीनशॉट लो दोस्तों इसका। हाँ जी, स्क्रीनशॉट लो आप लोग, मुझे मत ले लेना। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ले लिया। ठीक है, आगे पढ़ाऊं मैं फिर। अब देखो आगे हैं। अब बताओ डीसी जनरेटर के आर्मेचर में 2 बाइंडिंग होती है, एक तो लैप बाइंडिंग और एक कौन सी बाइंडिंग बेटा? वेव बाइंडिंग। यही क्वेश्चन है ना? अब देखो, अब इसका क्वेश्चन जो हाई क्लासिक क्वेश्चन आता है, जो सारे ज्यादातर स्टूडेंट हैं वो इसको गलत भी करके आ जाते हैं। तो देखिएगा अब क्वेश्चन है, अब इस बाइंडिंग का लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, उस क्वेश्चन के बारे में देखो आप लोग। अब देखो डीसी जनरेटर, क्या दोस्तों? डीसी जनरेटर के आर्मेचर में, यही है ना दोस्तों? सही है ना? हाँ, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में कौन सी वाइंडिंग होती है? यही है ना?
कौन सी वाइंडिंग होती है। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ अधिक से अधिक स्टूडेंट से बोले, आप लोग अपने दोस्तों से बोले, क्योंकि मैं आपके द्वारा ही आगे बढ़ सकता हूँ। मैं तो इस बोर्ड पर केवल मेहनत ही कर सकता हूँ, कुछ अलग बता सकता हूँ। बस आगे बढ़ाने का काम आपका है कि मुझे आप किस स्तर तक बढ़ाते हो। आप जितना प्यार दोगे उतना ही मैं आगे बढ़ूंगा। आपसे बार बार बोल रहा हूँ, आप अपने दोस्तों से पूरी वीडियो के लिए बोलें कि आप पूरी वीडियो देखो और फिर बताना कि मजा आया कि नहीं आया। आपसे भी बोल रहा हूं, जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप इस वीडियो को पूरी देखकर ही जाना। तो बताओ डीसी जनरेटर के आर्मेचर में कौन सी वाइंडिंग होती है। डीसी जनरेटर के आर्मेचर में कौन सी वाइंडिंग होती है, यही क्वेश्चन है ना दोस्तों, कौन सी वाइंडिंग होती है, यही वाला ना है ना। अब क्या होता है कि बताओ डीसी जनरेटर के आर्मेचर में कौन सी वाइंडिंग होती है, यही वाला है ना। अब आर्मेचर में कौन सी वाइंडिंग होती है, अब देखो ए, अब आता है लैप वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग दोस्तों, लैप वाइंडिंग, सही है ना। बी में आएगा दोस्तों, देखो बी में आएगा वेव वाइंडिंग। बी में क्या आएगा, वेव वाइंडिंग, सही है ना। सी में आएगा दोस्तों दोनों बाइंडिंग। सी में क्या आएगा दोस्तों, दोनों बाइंडिंग, सही है ना। और डी में आएगा कोई नहीं। ये क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो 16 के पेपर में भी आ चुका है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, 18 में भी आ चुका है, लखनऊ मेट्रो में भी आ चुका है, सब में पेपर में क्वेश्चन आता है। बताओ डीसी जनरेटर के आर्मेचर में कौन सी वाइंडिंग होती है दोस्तों, तो बताओ लैप भी होती है और कौन सी होती है, वेव वाइंडिंग। दोस्तों जो आज लड़का पहली बार देख रहा है इस वीडियो को, आप मेरे पिछले दिन की जो नेक्स्ट डे गया है उसकी वीडियो देखना, उसमें मैंने आपको लैप वाइंडिंग पढ़ा दी है, समझ में आया ना। जरूर देखना यार अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो। तो बताओ ये कौन सी बाइंडिंग, लैप और ये वेव दोनों होती है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, दोनों बाइंडिंग, सही है। अब क्वेश्चन चेंज हो जाए, ये ऑप्शन ध्यान रखना, ये तो दिल्ली मेट्रो 16 के पेपर में आया, सही है ना। और आगे का जो क्वेश्चन है ना, आगे का जो क्वेश्चन है ये आया था तुम्हारे क्या बोलते हैं, यूपी बिजली बोर्ड के टेक्नीशियन 2 के पेपर में, यूपी बिजली बोर्ड के टेक्नीशियन 2 के पेपर में आया था क्वेश्चन। और उसके ऑप्शन क्या थे, क्वेश्चन वही था दोस्तों, एक थी दोस्तों सीरीज बाइंडिंग। कौन सी बाइंडिंग दोस्तों, सीरीज। पहले इसको मैं समांतर बाइंडिंग लिख दूं जो आपको याद हो जाएगा अच्छे से, समांतर बाइंडिंग, हाँ लिख देंगे समांतर बाइंडिंग। ऐसे बेस क्लियर होता है, ऐसे थोड़ी होता है तुम उनको रटते हो क्वेश्चनों को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को रटने से मत चेंज हो जाते हैं, कंपटीशन है। कौन सी बाइंडिंग, सीरीज बाइंडिंग। अब सी, ए बी दोनों और डी कोई नहीं, ऐसा क्वेश्चन है कोई नहीं, ये चीज़ है। अब बताओ दोस्तों, आपको पता है ना ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन है ना, ये क्वेश्चन क्या बोलते हैं टेक्नीशियन 2 यूपी बिजली बोर्ड के पेपर में आया था। क्वेश्चन यही था डीसी जनरेटर के आर्मेचर में कौन सी वाइंडिंग होती है। अब आंसर आपका क्या आएगा, दोनों। क्यों, क्योंकि लैप वाइंडिंग को दोस्तों समांतर बाइंडिंग कहते हैं और वेव बाइंडिंग को कौन सी कहते हैं दोस्तों, सीरीज बाइंडिंग कहते हैं। बताओ यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। अगली बात होती है दोस्तों, अगला जो इसका क्वेश्चन होता है ये है दोस्तों, देखो ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन है इसका ए, वेव बाइंडिंग। कौन सी दोस्तों, वेव बाइंडिंग, आराम से देखो। और बी है दोस्तों लैप बाइंडिंग, आराम से, मैं कह रहा हूं ना आपका एक एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं क्लियर। लैप बाइंडिंग। सी में देखो दोस्तों खुली बाइंडिंग। कौन सी दोस्तों, खुली वाइंडिंग, ऐसा आता है क्वेश्चन। और डी में देखो दोस्तों बंद वाइंडिंग। डी में क्या आएगा दोस्तों, बंद वाइंडिंग। अब देखो दोस्तों ये क्वेश्चन तो एक ही है, क्वेश्चन तो क्या एक ही, क्या किसी बुक में ऐसे सेटिंग ढंग से लिखा होता है, हाँ ऐसे लिखा होता है बेटा। आपका बेस क्लियर नहीं है, हाँ आप इनको रट के जा रहे हो। और जब ये ऑप्शन आ गए ना, इसमें दिन में तारे दिखते हैं कि हम तो ये पढ़ के आए थे कि दोनों बाइंडिंग होती है। अब होश गुम हो जाते हैं जब कहते हैं कि पेपर डिप्लोमा लेवल का आ गया, पेपर बीटेक लेवल का आ गया, पेपर फलाना लेवल का आ गया। कितना टफ पेपर था, टफ नहीं था, आप लोगों का बेस क्लियर नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा मेरे दोस्तों, ये आपको मानना पड़ेगा। ऐसे पढ़ाई जाती है, ऐसे पढ़ा जाता है मशीन के अंदर, कब क्वेश्चन कैसे चेंज हो
होके आता है उसको बोर्ड पर ही क्लियर कराओ। समझ गए ना, किताबों के भरोसे नहीं रहेंगे हम, हमें बोर्ड पे ही क्लियर चाहिए वो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में कौन सी वाइंडिंग होती है? अब बताओ मेरे दोस्तों कौन सी वाइंडिंग होती है? अब देखो बेब भी होती है, लैप भी होती है। अब होती तो दोनों है बाइंडिंग। हाँ, अगर आप बेब दोगे आंसर तो लैप भी होती है, लैप दोगे तो बेब भी होती है। आप दोनों नहीं कर सकते। हाँ, अब याद रखना डीसी मशीन के आर्मेचर में, डीसी मशीन के आर्मेचर में जो वाइंडिंग होती है ना, अच्छे से देखना, जो वाइंडिंग होती है ना वो बंद बाइंडिंग होती है। अब ये बंद बाइंडिंग कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक तो लैप और एक बेब। सही है ना। अब बंद बाइंडिंग होती है ना, बंद आती है, ये बंद, ये जो बंद बाइंडिंग होती है ये बंद बाइंडिंग करी जाती है आर्मेचर में। और बंद बाइंडिंग आर्मेचर में दो प्रकार की करते हैं, एक तो लैप और एक बेब। तो आप यहां बंद देना पड़ेगा आपको, और बंद में ही दोनों बाइंडिंग आ जाएगी। कौन सी? एक तो लैप आ जाएगी और एक बेब आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? अगर तुम लैप दोगे तो बेब भी है, अगर बेब दोगे तो लैप भी है। ये आंसर तो बैठ ही नहीं रहा मां। अब कौन सा आएगा? बंद बाइंडिंग। सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। और जो ऑप्शन एक और आता है इसका, चौथा ऑप्शन देखो, चौथा ऑप्शन दिखाता हूं इसका, ए देखो, लैप बाइंडिंग। ऐसे चलती है टेक्निकल, कहां पढ़ने में लग रहे हो आप लोग? लैप बाइंडिंग। बी बेब बाइंडिंग, आज आपको बताऊंगा बेब बाइंडिंग। सी लॉन्ग पिच बाइंडिंग। आप पढ़ा क्या है आपने यार? कुछ नहीं पढ़ा। लॉन्ग पिच बाइंडिंग। अरे एक वेस क्लियर होना चाहिए, ऑप्शन कब आएगा? और डी फुल पिच बाइंडिंग। कौन सी बाइंडिंग दोस्तों? फुल पिच बाइंडिंग। अब देखो दोस्तों याद रखना, ऐसे ऑप्शन, अब जो आप पढ़ रहे हो ना, ऐसे सिस्टम नहीं आता है, अब तो बहुत लेवल से क्वेश्चन आते हैं। ऐसे बेस क्लियर होता है कि कब और कैसे क्वेश्चन आइए हमें बताओ आप लोग। तो देखो दोस्तों, लैप भी होती है, बेब भी होती है, लेकिन याद रखना ये लैप और बेब बाइंडिंग है ना, ये दोनों प्रकार की होती है, एक तो हाफ पिच और एक फुल पिच। लेकिन फुल पिच बाइंडिंग सबसे ज्यादा प्रयोग ली जाती है डीसी जनरेटर के आर्मेचर में। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप करोगे फुल पिच बाइंडिंग। अब ये फुल पिच बाइंडिंग दोनों प्रकार की हो चुकी है, एक तो लैप भी होती है और एक बेब भी होती है। क्यों? फुल पिच बाइंडिंग का मतलब होता है वाइंडिंग को 180 डिग्री के कोण पर करना, वाइंडिंग को 180 डिग्री के विद्युत कोण पर करना, वह बाइंडिंग फुल पिच बाइंडिंग कहलाती है। समझ में आया कि नहीं आया? और लॉन्ग पिच बाइंडिंग 180 डिग्री से अधिक कोण पे होना। तो ये लैप और बेब बाइंडिंग है ना, ये लगभग 180 डिग्री से कम 180 डिग्री पर होती है। समझ में आ गया ना? इसलिए जो लैप और बेब बाइंडिंग दोनों होती है, ये आंसर क्या आएगा? फुल पिच बाइंडिंग। अगली बात होती है फिर चेंज हो जाए, क्वेश्चन वही रहेगा आपका, अगर फिर चेंज हो जाए और आपसे बोल दे तो ऑप्शन नंबर ए लैप बाइंडिंग। आज सुनो तो सही तुम, सॉरी, ए फुल पिच बाइंडिंग। आपने देखा ही क्या है अभी? फुल पिच बाइंडिंग कि मशीन कैसे पढ़ी जाती है, मशीन के क्वेश्चन कैसे चेंज होते हैं, और फिर बोलते हो आप सी हाफ पिच बाइंडिंग। ये क्वेश्चन भी आ चुका है पेपर के अंदर, हाफ पिच बाइंडिंग। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एसएससी पेपर में, हाफ पिच बाइंडिंग। सी फुल पिच एवं हाफ पिच दोनों, फुल पिच एवं हाफ पिच दोनों, हाफ पिच दोनों, दोनों, और डी कोई नहीं। ऐसे ये आ गया क्वेश्चन, वही है क्वेश्चन आपका एक ही रहेगा, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में कौन सी बाइंडिंग की जाती है? एक ऑप्शन एरिया, एक ऑप्शन एरिया, एक एरिया, एक एरिया और एक एरिया। समझ में आ गया? अब आंसर क्या आएगा? दोनों, फुल पिच भी कर सकते हैं और हाफ पिच भी कर सकते हैं, ध्यान रखना। ये होती है दोस्तों हाफ पिच। कौन सी दोस्तों? हाफ पिच। लेकिन फिर अटकेंगे लड़के, एक और बता दूं कैसे लॉजिक लगेगा, और खतरनाक वाला ऑप्शन बताता हूं इसमें। अरे इसको लॉन्ग पिच को हटा दो, तुम यहां लो, अब इसको हाफ पिच लिखो, आप दिमाग खराब हो जाएगा लड़के का, यहां दिमाग खराब होता है। तो याद रखना, अब भी हाफ पिच आ रहा है ना, इसमें भी बेटर जो आंसर होगा वो आपका फुल पिच बाइंडिंग का होगा। याद रखना, कौन सी बाइंडिंग का? फुल पिच का। सबसे अधिक यही करते हैं फुल पिच बाइंडिंग, लैप और बेब के रूप में कौन सी बाइंडिंग करते हैं? फुल पिच बाइंडिंग। अगर हाँ हाफ पिच जी कभी कभी कर ली जाती है, अगर ऐसा ऑप्शन हो आपके अंदर तो ये दोनों आएंगे, फुल पिच एवं हाफ पिच दोनों। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन एक है, ऑप्शन कितने हो गए? 5, 1
1 2 3 4 और 1 5 ऐसे मशीनें चलती है। ऐसे आपका एक एक क्वेश्चन पर बेस कंप्लीट होना चाहिए, जब जाके सफलता मिलती है। आगे ना आप इस ऑप्शन को रट के चल जाते हैं, लय पर वेब दोनों होती है। हाँ, इसको कौन जानता है, इसको कौन जानता, फिर इसको कौन जानेगा, इसको कौन जानेगा, जब जाके सफलता मिलती है। समझ में आ गया ना दोस्तों? अब एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट और ले लो तुम इसका, समझ में आया ना? और प्लीज यार अपने दोस्तों से बोलो अगर मजा आ रहा है तो, बार बार बोल रहा हूं। और ये बटन भी है ना लाइक का, इसे ऊपर वाला लाइक का बटन, इसे प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, अगर मजा आ रहा है तो आप इसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्क्रीनशॉट लो फटाफट दोस्तों। हाँ जी, ले लो। समझ में आ रहा है ना? ले लिया ना? अब देखो, सुनो बेटा, समझ में आ रहा है ना? अब देखो, अब अगला पॉइंट आता है। अब मैंने आपको काफ़ी सारे पॉइंट पढ़ा दिए हैं। मैंने आपको बॉडी पढ़ा दी है, चुंबक के ध्रुव पढ़ा दिए हैं, ध्रुव सु पढ़ा दिए हैं, फील्ड बाइंडिंग पढ़ा दी है, आर्मेचर बाइंडिंग पढ़ा दी है, आर्मेचर पढ़ा दिया है। अब देखो दोस्तों, अब मैं जो नया पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूं, अब देखना दोस्तों, जो आगे का पार्ट्स है डीसी जनरेटर का, आपको पता है ना कि ये चुंबक के ध्रुव होते हैं, सही है ना? एन और एस, बोलो राइट है ना? इसके मध्य में कौन घूमता है? आर्मेचर। कौन घूमता है? आर्मेचर। आर्मेचर की वाइंडिंग ये रही दोस्तों, ये आर्मेचर की वाइंडिंग होती है ना दोस्तों। अब पता है आर्मेचर में कौन सी सप्लाई उत्पन्न हो रही है? एसी। मैंने फर्स्ट क्लास में सिखाया था आर्मेचर में कौन सी हो रही है? एसी। लेकिन नाम क्या है? डीसी जनरेटर। हमें डीसी लेनी है, इसलिए आर्मेचर में जो एसी बनती है ना दोस्तों, आर्मेचर के अंदर, उस आर्मेचर में एसी बनती है, उस एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलना जरूरी होता है। डीसी सप्लाई में बदलना जरूरी होता है। तो आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल दोस्तों कम्यूटेटर पे लगाए जाते हैं। किस पे लगाए जाते हैं? कम्यूटेटर पर दोस्तों। ये आपकी कार्बन बुरुस हो गई दोस्तों, है ना? और ये आपका लोड प्रतिरोध हो गया दोस्तों। अब देखो यहाँ पर ये जो घूम रहा है ना, ये जो पार्ट्स है, इसको बोलते हैं दोस्तों कम्यूटेटर। क्या बोलते हैं दोस्तों? कम्यूटेटर। समझ में आया ना? क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर। ये सप्लाई इकट्ठा होगी ना, इसको बोलते हैं दोस्तों कार्बन बुरुस। क्या बोलते हैं? कार्बन बुरुस, सही है ना? और कम्यूटेटर की पत्तियों के बीच में जो एक कुचालक पदार्थ होता है ना, इसे माइका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइका भी करा रहा हूं, है ना? और ये जो कम्यूटेटर का जो उठा हुआ भाग होता है मेरे दोस्तों, कम्यूटेटर का जो उठा हुआ भाग होता है, आर्मेचर बाइंडिंग के टर्मिनल जो कम्यूटेटर के जिस भाग पे लगे होते हैं, उसे राइजर कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? राइजर। तो देखो अपन ने, मैंने बताया कल आपको चुंबक के ध्रुव पढ़ा दिए थे, फील्ड बाइंडिंग पढ़ा दी थी। आज मैंने तुम्हें, कल मैंने आर्मेचर पढ़ा दिया था, आज मैंने आर्मेचर बाइंडिंग पढ़ाई थी। अब बताओ आर्मेचर बाइंडिंग के टर्मिनल किस पे लगे होते हैं? कम्यूटेटर पर। किस पे लगे होते हैं दोस्तों? कम्यूटेटर पर। आज मैं तुम्हें कम्यूटेटर पढ़ाने जा रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट तो देखो दोस्तों, पार्ट्स का नेक्स्ट पॉइंट है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर, समझ में आया ना? कम्यूटेटर। अब देखना मजा आएगा कम्यूटेटर के अंदर भी। आप देखो, इसको बोलते हैं दिक् परिवर्तक। क्या बोलते हैं दोस्तों? दिक् परिवर्तक। समझ में आ रहा है ना? क्या बोलते हैं दोस्तों? दिक् परिवर्तक। इसको दिक् परिवर्तक कहते हैं। अब देखो, अब बताना, जो ये कम्यूटेटर होता है ना, कम्यूटेटर, यह कम्यूटेटर एक बेलनाकार युक्ति होती है। बेलनाकार युक्ति होती है जो कि हार्ड ड्राउन कॉपर की पत्तियों की बनी होती है। यह एक बेलनाकार युक्ति होती है जो कि हार्ड ड्राउन कॉपर की बनी होती है। तो देखो दोस्तों, यह बेलनाकार, अच्छे से, बेलनाकार युक्ति, बेलनाकार युक्ति होती है। कैसी होती है? बेलनाकार युक्ति होती है जो कि ओहो हो क्या बेटा? जो कि हार्ड ड्राउन कॉपर, हार्ड ड्राउन कॉपर। राइटिंग ऐसी है बस, और कुछ भी सब सही है। हार्ड ड्राउन कॉपर यानी कि ठोस कर्षित तामा, ठोस कर्षित तामा, ठोस कर्षित तामा
यह हार्ड ड्राउन कॉपर यानी कि ठोस कर्षित तांबा की पत्ती का बना होता है, कि पत्ती का बना होता है, कि पत्ती का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? हार्ड ड्राउन कॉपर की पत्ती का बना होता है। समझ में आया ना? हार्ड ड्राउन कॉपर की पत्ती का बना होता है। अब देखो दोस्तों, आज वो चीज़ बताऊंगा आपको मैं, देखना आप क्या क्या चीज़ लिखाता हूँ, फिर बताना इसका बाहर जा सकता है या नहीं जा सकता। अब देखो कम्यूटेटर, यह क्वेश्चन अभी कल परसों मतलब सॉरी 10-15 दिन पहले जो आपकी टेक्नीशियन 2 यानी कि यूपी बिजली बोर्ड का जो पेपर लगा था उसमें और दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि बताओ कम्यूटेटर कौन सी पत्तियों का बनाया जाता है। तो दोस्तों जो कम्यूटेटर होता है ना, जो आर्मेचर के साथ शाफ्ट पर ही, आर्मेचर के साथ शाफ्ट पर ही एक कम्यूटेटर युक्ति होती है, जनरेटर के अंदर लगी होती है, इसे कम्यूटेटर कहा जाता है, जो कि आर्मेचर के साथ शाफ्ट पर ही लगा होता है, जो कि हार्ड ड्राउन कॉपर की पत्तियों का बनाया जाता है। किसका बनाओगे दोस्तों? ये हार्ड ड्राउन कॉपर की पत्तियों का बनाया जाता है। समझ में आया ना दोस्तों? अब क्या होता है, अब रुको 2 मिनट, अब इसमें क्या होता है, रुको 1 मिनट, हाँ जी। अब देखो, अब इसके अंदर क्या होता है कि जो ये हार्ड ड्राउन कॉपर की पत्तियों का बना होता है ना, अब देखो, अब बताओ डीसी जनरेटर के आर्मेचर में, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में अब बताओ कौन सी सप्लाई बन रही है दोस्तों? यहाँ एसी, आर्मेचर में एसी बनेगी। अब कम्यूटेटर पर कौन सी आ रही है सप्लाई? एसी। तो यह डीसी जनरेटर में एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता है। अब मेन बात सुन लेना, ये करंट को, एसी करंट को डीसी करंट ऐसे आएगा। ध्यान रखना मैन कि कम्यूटेटर क्या काम करता है, एसी करंट को डीसी करंट में बदलता है या एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में। ये ऑप्शन एसएससी जेईएन के पेपर में आ चुके हैं 2018-19 में जो पेपर लगा था। तो याद रखना कम्यूटेटर एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता है, किसमें? जनरेटर में। तो याद रखो मेरे दोस्तों, इसका कार्य होता है ना, नोट नंबर फर्स्ट याद रखने, इसमें बहुत सारे नोट लिखाऊंगा मैं। इसमें होता है डीसी जनरेटर में, देखते चलो, डीसी जनरेटर में यह एसी वोल्टेज को, किसको दोस्तों? एसी वोल्टेज को, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता है, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता है। सही है ना दोस्तों? एसी वोल्टेज को किस में बदलेगा दोस्तों? डीसी वोल्टेज में बदलता है। समझ में आ रहा है ना? एसी वोल्टेज, ध्यान रखना मैं बार बार बोल रहा हूं, वोल्टेज शब्द पे याद रखना है आपको। ये बदलेगा ना, ये एसी वोल्टेज को किस में बदलेगा? डीसी वोल्टेज में। तो यह एसी वोल्टेज को किस में बदलेगा? डीसी वोल्टेज में। लेकिन किस में बदलेगा? डीसी जनरेटर में। अब याद रखना, इस डीसी जनरेटर में, इसे ध्यान रखो, डीसी जनरेटर में जब यह एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता है ना, इसलिए डीसी जनरेटर में इसको याद रखना, यह भी मोस्ट बनता है, डीसी जनरेटर में इसको मैकेनिकल रेक्टिफायर, क्या दोस्तों? मैकेनिकल रेक्टिफायर, मैकेनिकल रेक्टिफायर, मैकेनिकल रेक्टिफायर कहते हैं। डीसी जनरेटर में इसको मैकेनिकल रेक्टिफायर कहते हैं, मैकेनिकल रेक्टिफायर कहते हैं। अब ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ ध्यान रखने वाली बात कौन सी होती है कि डीसी जनरेटर में इसको मैकेनिकल रेक्टिफायर कहते हैं। क्यों कहते हैं इसका बात सुनो आप लोग। मैकेनिकल तो इसलिए कहते हैं क्योंकि यह भी आर्मेचर के साथ घूमता है, और जो चीज़ घूमती है ना उसे मैकेनिकल ऊर्जा कहा जाता है, मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है, याद रखना। तो यह भी घूमता है, इसलिए इसको मैकेनिकल डिवाइस कहते हैं। एंड रेक्टिफायर, यह डीसी जनरेटर के अंदर एसी को डीसी में बदलता है, इसलिए इस क्रिया को रेक्टिफिकेशन, इसलिए इसको रेक्टिफायर कहा जाता है। समझ गए ना दोस्तों? अब ध्यान रखना, डीसी जनरेटर में इसको क्या बोलोगे आप लोग? मैकेनिकल रेक्टिफायर। अब आओ मेरे दोस्तों, अगला नोट देखेगा इसका। आपको पता है ना, डीसी मोटर होती है ना, तो डीसी मोटर में क्या होता है, इस कम्यूटेटर को डीसी सप्लाई देते, डीसी मोटर को डीसी सप्लाई देते हैं। तो इस डीसी मोटर के अंदर
कम्यूटेटर पर डीसी सप्लाई जाती है, और जब इस कम्यूटेटर पर डीसी जाती है ना तो ये डीसी को एसी में बदलता है, और यदि कम्यूटेटर पर एसी जाती है तो एसी को डीसी में बदलेगा। एक बार और अच्छे से देखो अगर आपके समझ में नहीं आया। अगर कम्यूटेटर पर डीसी सप्लाई जाती है तो डीसी को एसी में बदलता है, अगर कम्यूटेटर पर एसी जाती है तो एसी को डीसी में बदलता है। यहाँ डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर पर आर्मेचर में जो एसी बनी थी ना, आर्मेचर में जो एसी बनी वो कम्यूटेटर पर गई है, यहाँ पर कम्यूटेटर पर एसी गई है, इसलिए डीसी जनरेटर में यह मुख्य रूप से एसी को किस में बदलेगा दोस्तों, डीसी में बदलता है। और याद रखना डीसी जनरेटर में इसलिए इसको क्या बोलोगे, मैकेनिकल रेक्टिफायर। अब मेरे दोस्तों याद रखना डीसी मोटर में इसको डीसी सप्लाई दी जाती है मोटर को। जब मोटर में डीसी सप्लाई देते हैं ना तो इसके अंदर जो कम्यूटेटर लगा होता है उस पे डीसी जाती है और ये मोटर में डीसी को एसी में बदलता है। याद रख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यह डीसी मोटर में कम्यूटेटर डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में बदलता है, इसलिए इसको मैकेनिकल इन्वर्टर कहा जाता है। सबसे डीसी मोटर में इसको क्या बोलोगे, मैकेनिकल इन्वर्टर कहोगे आप लोग। तो याद रखना यह डीसी मोटर में, किसमें दोस्तों, डीसी मोटर में सबसे मोस्ट डीसी मोटर में एसी सप्लाई को किस में बदलता है दोस्तों, इस मोटर पे तो डीसी जाएगी ना, तो यह डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में बदलता है। डीसी सप्लाई को किस में बदलेगा, एसी सप्लाई में बदलता है। डीसी सप्लाई को किस में बदलता है दोस्तों, एसी सप्लाई में बदलता है। तो याद रखना डीसी मोटर में यह डीसी सप्लाई को एसी में और डीसी जनरेटर में एसी को किस में, डीसी में। यहां डीसी को एसी में क्यों बदला, क्योंकि हम डीसी मोटर को डीसी सप्लाई देते हैं, डीसी मोटर को डीसी सप्लाई देते हैं, इसलिए डीसी को किस में बदलेगा, एसी में। याद रखना इसको डीसी मोटर में मैकेनिकल इन्वर्टर, ये मैंने शुरू में पढ़ा दिया तुमको कार्य सिद्धांत पर। इसको डीसी मोटर में मैकेनिकल, मैं आपसे वादा कर रहा हूं एक एक चीज आपको बार बार बोलूंगा, याद हो जाएगी अपने आप। इसको मैकेनिकल इन्वर्टर, बस मेरी रेगुलर क्लास लो, याद कराने की मेरी गारंटी है। नोट्स बनाओ और बस पढ़ो, मैकेनिकल इन्वर्टर कहते हैं। कैसे याद नहीं होती, मैं बैठा हूं ना, बस आप क्लास लो। अब देखो इसको याद रखना, डीसी जनरेटर में तो मैकेनिकल रेक्टिफायर और डीसी मोटर में इसको मैकेनिकल इन्वर्टर कहते हैं। अब बात आती है दोस्तों, आराम से समझो कि कम्यूटेटर दोनों काम कर रहा है। क्या बात है, कम्यूटेटर दोनों काम कर रहा है, एसी को डीसी में बदल रहा है और डीसी को एसी में बदल रहा है। कम्यूटेटर डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर एसी को डीसी में बदलता है और डीसी मोटर में कम्यूटेटर डीसी को एसी में बदलता है। इसका मतलब डीसी मशीन दो प्रकार की होती है। डीसी मशीन मैन दोस्तों, डीसी मशीन, बस यही याद रखना, डीसी मशीन में यह। अब देखो डीसी मशीन दो प्रकार की, एक तो डीसी मोटर और एक डीसी जनरेटर। एक तो डीसी मोटर और एक डीसी जनरेटर, दो डीसी मशीन होगी। तो डीसी मशीन में दोनों काम करेगा। तो डीसी मशीन में यह एसी सप्लाई को, यानी कि एसी को डीसी में तथा डीसी को एसी में बदलता है। सही है ना दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। अगर ये क्वेश्चन ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूं राजस्थान लाइनमैन के पेपर 18 में आ चुका है। अगर डीसी मशीन बोले तो दोनों करेगा काम, एसी को डीसी में और डीसी को एसी में। अगर डीसी मोटर बोले तो डीसी को एसी में, अगर डीसी जनरेटर बोले तो एसी को डीसी में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर हो रहा है ना। अब देखो इसलिए डीसी मशीन में इसको अभी देखते चलना, डीसी मशीन में इसको रोटरी कन्वर्टर कहते हैं। रोटरी
कन्वर्टर कहते हैं। डीसी मशीन में इसको रोटरी कन्वर्टर कहते हैं। बताओ डीसी मशीन में इसको क्या बोलोगे आप लोग? रोटरी कन्वर्टर। समझ में आ गया ना? डीसी मशीन में इसको क्या बोलोगे आप लोग? रोटरी कन्वर्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डीसी मशीन में क्या बोलोगे आप इसको? रोटरी कन्वर्टर कहते हैं। क्लियर हो गया ना? अब देखो, अब अगली बात होती है, यह मुख्य रूप से याद रखना, यह क्वेश्चन भी दिल्ली मेट्रो 15 के पेपर में, क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो 15 के पेपर में, यह है फुल वेव, यह है फुल वेव, क्योंकि दोनों काम करता है यह है फुल वेव रेक्टिफायर, RECTIFIER, यह फुल वेव रेक्टिफायर की भांति कार्य करता है, की भांति कार्य करता है। यह फुल वेव रेक्टिफायर की भांति कार्य करता है। समझ में आ गया ना? देखो यह फुल वेव रेक्टिफायर की भांति कार्य करता है। समझ में आ रहा है ना? यह फुल वेव रेक्टिफायर की भांति कार्य करता है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है ना? तो यह मुख्य रूप से फुल वेव रेक्टिफायर की भांति कार्य करता है। समझ में आ रहा है ना? अब देखो दोस्तों, अब बताओ, मैं एक बार और बोल रहा हूं, कम्यूटेटर। क्या दोस्तों? कम्यूटेटर। अभी कम्यूटेटर पूरा नहीं हुआ है और तुमने बस इतनी सी चीज लिख रखी है, मैं बुक में नोट कर रखी है। कम्यूटेटर क्या काम करता है? जनरेटर में एसी को डीसी में बदलता है, और तुमने ये भी नहीं लिख रखा कि बताओ ये बदलेगा किसको। तो याद रखना, यही तो क्वेश्चन एसएससी जेईई में आया था, किसको बदलेगा? एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? अब थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं। अब देखो, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ जी ले लिया ना स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब मैं बताता हूं आपको, बताना। अब देखो आप लोग बताओ, हार्ड ड्रान कॉपर की पत्तियों को बना होता है, ठोस कर्षित तांबे की पत्तियों को बना होता है ना? समझ में आ गया यहां तक? यह ठोस कर्षित तांबे की पत्तियों को बनाया जाता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, डीसी जनरेटर में यह एसी वोल्टेज को किस में बदलेगा? डीसी वोल्टेज में बदलता है। यहां तक क्लियर? डीसी जनरेटर में इसको क्या बोलोगे? मैकेनिकल रेक्टिफायर। क्या बोलोगे दोस्तों? मैकेनिकल रेक्टिफायर बोलते हैं। ये देखो मैकेनिकल रेक्टिफायर कहते हैं। समझ में आ गया? अगला, डीसी मोटर में यह डीसी सप्लाई को किस में बदलेगा? एसी सप्लाई में बदलता है। अगला, डीसी मोटर में इसको क्या बोलोगे आप लोग? मैकेनिकल इन्वर्टर कहते हैं। क्या बोलोगे दोस्तों? मैकेनिकल इन्वर्टर कहते हैं। अगला, डीसी मशीन में यह है एसी को डीसी में और डीसी को एसी में बदलता है। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि डीसी मशीन दो प्रकार की होती है, एक तो होता है डीसी जनरेटर और एक होता है डीसी मोटर। समझ में आ रहा है ना? दोनों में प्रयोग हो रहा है और दोनों काम करेगा ये, इसलिए इसको डीसी मशीन में। बात याद रखना, ये मेन चीज है। डीसी मशीन आ जाए तो डीसी मशीन में दोनों काम करता है। अगर डीसी मशीन आ जाए, यही क्वेश्चन कंपटीशन के होते हैं, इन पे ध्यान देना होता है, जल्दीबाजी में गलत मत करना आप लोग। तो अगर डीसी मशीन आ जाए तो डीसी मशीन में दोनों काम करेगा। डीसी मशीन में क्या काम करेगा? ये दोनों काम करेगा, एसी को डीसी में और डीसी को एसी में बदलेगा। इसलिए इसको क्या बोलोगे दोस्तों? रोटरी कन्वर्टर। क्या बोलोगे दोस्तों? रोटरी कन्वर्टर। अब देखो मेरे दोस्तों, ये दोनों काम करता है। ये क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो 15 के पेपर में आ चुका है, आप चेक कर लेना। डीएमआरसी 15 के पेपर में इस प्रकार की युक्ति होती है ना, जो फुल वेव रेक्टिफायर की भांति कार्य करती है। समझ में आ गया ना? अभी कम्यूटेटर पूरा नहीं हुआ है, जबकि तुमने थोड़ी सी लाइन लिख के इस कम्यूटेटर को पूरा कर रखा है। तो बताओ आपका बेस क्लियर है क्या? आपका बेस अधूरा है। इस वजह से आप कभी कभी 1-2 नंबर से रह जाते हो दोस्तों। कंपटीशन आजकल 1-1, 2-2 नंबर का ही रह गया है। आपको खुद को ही पता है कंपटीशन ज्यादा बड़ा नहीं है, केवल 1-1, 2-2 नंबर से लोग रहते हैं। समझ में आ रहा है क्लियर? इसलिए पढ़ो तो ऐसा पढ़ो, उसका एक एक क्वेश्चन का बेस क्लियर करके चलो। अगर मजा आ रहा है तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपने दोस्तों से बोलो, उनको बताओ, बोलो उनसे कि आप इस क्लास को एक बार लेकर देखो। समझ में आया ना? इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों? अब आगे का पॉइंट क्या होता है दोस्तों, अब मैं बताता हूं। देखो, अब देखो, अभी कम्यूटेटर अपना खत्म नहीं हुआ है, अभी तो चालू है ये कम्यूटेटर। देखते चलो आप लोग। अब क्या होता है कि देखो,
अब मेन चीज देखो बेटा, अब ये जो कम्यूटेटर होता है ना, अब देखना अगला नोट होता है इसका, कम्यूटेटर की जो पत्तियां होती है, कम्यूटेटर की क्या होती है दोस्तों, पत्तियां होती है। अब देखो कम्यूटेटर की ये जो पत्तियां हैं, इनके बीच में जो कुचालक पदार्थ भरा होता है ना, इसे माइका कहते हैं। दिल्ली मेट्रो 18, राजस्थान लाइनमैन 18, जूनियर स्टेटर कॉलेज से लगा था, जूनियर स्टेटर का पेपर लगा था, IIT कॉलेज लेक्चरर का पेपर लगा 18 के अंदर, उसमें भी यही क्वेश्चन आया था कि बताओ कम्यूटेटर की पत्तियों के बीच में कौन सा कुचालक पदार्थ भरा होता है। बस ये दो चीज लिख लेते हो आप, क्या काम करता है, कौन सा पदार्थ होता है, किसका बना होता है, बस इनको बन के और तुम उतराने लग जाते हो गया कम्यूटेटर। कम्यूटेटर ऐसे थोड़ी होता है कि चीज पढ़नी पड़ती है दोस्तों कंपटीशन फाइट करने के लिए। तो बताओ इसकी पत्तियों के बीच में माइका भरा होता है। ये कंपटीशन के क्वेश्चन थोड़ी होते हैं, कंपटीशन तो वो होते हैं जो अलग हटके करे आप दुनिया से, जब एक एक नंबर से आगे निकलोगे। तो इसकी पत्तियों के बीच, हाँ जी, इसकी अच्छे से देखना, पत्तियों के बीच, इसकी पत्तियों के बीच, सही है ना, इसकी पत्तियों के बीच में माइका, क्या दोस्तों, माइका यानी कि अभ्रक, माइका यानी कि अभ्रक कुचालक पदार्थ भरा होता है, अभ्रक कुचालक पदार्थ भरा होता है, अभ्रक कुचालक पदार्थ। अब बताना कोई से पेपर में पदार्थ भरा होता है कि सर आपका कम्यूटेटर का ये क्वेश्चन बाहर जा रहा है, बताना आप यार कि इसकी पत्तियों के बीच में अभ्रक कुचालक पदार्थ भरा होता है। इतने क्वेश्चन करा रहा हूं कम्यूटेटर के एक जगह, ये कंटेंट होना जरूरी है सक्सेस के लिए। जब तक आपके पास में पढ़ने का कंटेंट नहीं है ना, तो आप सक्सेस भी नहीं हो दोस्तों। अब बताओ अगली बात आती है, अगली, अब ये जो कम्यूटेटर की पत्तियां होती है ना, जो पत्तियां होती है कम्यूटेटर की, याद रखना, जो ये कम्यूटेटर की पत्तियां होती है इन्हें बोलते हैं स्प्लिट रिंग, विभक्त वलय। क्या बोलते हैं, स्प्लिट रिंग यानी कि विभक्त वलय। तो याद रखना, देखो डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर की पत्तियों को ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, पत्तियों को स्प्लिट रिंग कहते हैं, स्प्लिट रिंग यानी कि विभक्त वलय, विभक्त वलय। क्या दोस्तों, विभक्त वलय कहते हैं, विभक्त वलय कहते हैं। तो बताओ डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर की पत्तियों को क्या बोलोगे दोस्तों, स्प्लिट रिंग यानी कि विभक्त वलय कहते हैं। यह एसी सप्लाई को डीसी में बदलती है, यह एसी सप्लाई को किस में बदलेगी दोस्तों, डीसी में बदलती है। ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि कम्यूटेटर की पत्तियां तो होती है दोस्तों, और कम्यूटेटर एसी को डीसी में ही तो बदलता है। अरे कम्यूटेटर एसी को डीसी में बदलता है, और ये कम्यूटेटर की पत्तियां ही तो होती है। तो याद रखना, ये क्या करती है, एसी को डीसी में बदलती है, जो कि अब मैंने बताया ना भी कम्यूटेटर किसका बना होता है, ठोस कर्षित तांबे की पत्तियों का। ये वही तो पत्तियां हैं, यह ठोस कर्षित तांबे की बनी होती है, तांबे की बनी है, यह है ठोस कर्षित तांबा की बनी होती है, ठोस कर्षित तांबा की बनी होती है। समझ में आया ना, नहीं आया बोलो दोस्तों, ठोस कर्षित तांबे की बनी होती है। क्या, स्प्लिट रिंग, क्या दोस्तों, स्प्लिट रिंग ठोस कर्षित तांबे की बनी होती है। बोलो यहां तक समझ में आ गया ना। अगली बात, मेन बात दोस्तों ध्यान रखना, ये राजस्थान लाइनमैन में आ गया, एसी जनरेटर, ये मेन वाला है, एसी जनरेटर यानी अल्टरनेटर, एसी जनरेटर यानी कि अल्टरनेटर में कम्यूटेटर की पत्तियों को, अल्टरनेटर में ये क्वेश्चन दिल के बोलते हैं राजस्थान लाइनमैन के पेपर में आ चुका है। याद रखना, ये क्वेश्चन राजस्थान लाइनमैन के पेपर में सेम टू सेम आया जो मैं लिखा रहा हूं कि एसी जनरेटर यानी अल्टरनेटर होता है, एसी जनरेटर में कम्यूटेटर की पत्तियों को, कम्यूटेटर की पत्तियों को स्लिप रिंग कहते हैं, स्लिप रिंग। याद रखना, क्या कहोगे दोस्तों, स्लिप रिंग यानी कि सर्पी वलय,
स्लिप रिंग होता है सर्पी वलय या पर्ची छल्ला, स्लिप रिंग या सर्पी वलय या पर्ची छल्ला कहते हैं क्या कहते हैं? पर्ची छल्ला। तो याद रखना इस स्लिप रिंग को। अब मेन बात आती है, ध्यान देखो दोस्तों, ध्यान वाली बात यही होती है, स्प्लिट रिंग अलग चीज होती है, स्प्लिट रिंग अलग है, स्लिप रिंग अलग है। याद रखना स्लिप रिंग कोई सप्लाई का चेंज नहीं करती है ये। अगर इसको एसी दोगे तो एसी आउटपुट में दे देगी, अगर डीसी दोगे तो डीसी दे देगी। परंतु यह याद रखना, यह क्वेश्चन बहुत बार आ गया, यह फास्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है, यह फास्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है, फास्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है। यह किसकी बनेगी दोस्तों? फास्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है, यह फास्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है दोस्तों, याद रखना। यह किसकी बनेगी? फास्फर ब्रॉन्ज की। दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, राजस्थान लाइनमैन 18 के पेपर में, यूपी बिजली बोर्ड टेक्नीशियन 2 के पेपर में, लोको पायलट 18 के पेपर में। दोस्तों मैं भी बहुत तगड़ा अनुभव रखता हूं, पढ़ाते पढ़ाते मेरे को भी 12-13 साल हो चुके, इतनी सी एज के अंदर बहुत छोटा सा पढ़ाने लग गया दोस्तों मैं, कि बताओ एसी जनरेटर यानी अल्टरनेटर यानी कि कम्यूटेटर की पत्तियों को क्या कहते हैं? स्लिप रिंग। तुम्हें अपने आप पता पड़ेगा अनुभव है या नहीं है। स्लिप रिंग, और स्लिप रिंग किसकी बनी होती है? फास्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है दोस्तों। किसकी बनी होती है दोस्तों? फास्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है। अब अगला बात आता है, अभी देखिएगा, कम्यूटेटर, कम्यूटेटर समझ में आ रहे हैं ना? अभी अभी पॉइंट नहीं हुआ पूरा। कम्यूटेटर होता है ना, कम्यूटेटर की जो सफाई करते हैं, ये क्वेश्चन राजस्थान लाइनमैन में, राजस्थान लाइनमैन में कम्यूटेटर की सफाई, सीटीसी, सीटीसी कार्बन ट्रेटा क्लोराइड, कार्बन ट्रेटा क्लोराइड, कार्बन ट्रेटा क्लोराइड, कार्बन ट्रेटा क्लोराइड से की जाती है, कार्बन ट्रेटा क्लोराइड से की जाती है। समझ में आया ना दोस्तों? तो बताओ कम्यूटेटर की सफाई किससे करोगे आप लोग? सीटीसी, कार्बन ट्रेटा क्लोराइड, राजस्थान लाइनमैन 18 के पेपर में। समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो रहा है ना? मजा भी आ रहा है ना? अगली बात दोस्तों देखो, अगला है इसका, याद रखना, जो कम्यूटेटर होता है ना, क्या होता है दोस्तों? कम्यूटेटर क्या होता है दोस्तों? कम्यूटेटर। अब याद रखो कम्यूटेटर के अंदर, अब चलो इसका मैं क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आगे आपको एक क्वेश्चन भी कराना है मेरे को इसका, तो आप पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी दोस्तों, ले लिया ना आपने स्क्रीनशॉट? हाँ जी, चलो मैं आगे। अब देखो इसमें जो आगे बात आती है ना, ये जो बात क्या है, अब इसके, अब कम्यूटेटर की आगे जो बात आती है, अभी कम्यूटेटर पूरा नहीं हुआ है। अब देखो अभी कम्यूटेटर पूरा नहीं हुआ है, इतना बड़ा कम्यूटेटर है। बताओ तुमने 2 लाइन में कम्यूटेटर पूरा पढ़ लिया होगा, इसे बेस क्लियर करना कहते हैं कि आप खुद बताओ। समझ में आ रहा है ना? मैं एक एक क्वेश्चन हल करवाऊंगा यहीं। अगला नोट है इसका कि कम्यूटेटर क्या दोस्तों? कम्यूटेटर के उठे हुए भाग को, कम्यूटेटर के उठे हुए भाग को, उठे हुए भाग को राइजर कहते हैं, उठे हुए भाग को राइजर कहते हैं। बताओ दोस्तों कम्यूटेटर के उठे हुए भाग को क्या कहोगे लोग तुम? राइजर। याद रखना ये कम्यूटेटर हार्ड ड्राउन कॉपर की पत्तियों का बनाया जाता है। कम्यूटेटर की पत्तियों के बीच में कुचालक पदार्थ भरा जाता है, उसे माइका कहते हैं। अब जहां पर आर्मेचर बाइंडिंग के टर्मिनल लगेंगे ना, राइजर पर लगते हैं। किस पर लगते हैं? राइजर पर। तो कम्यूटेटर का जो ये उठा हुआ भाग है, कम्यूटेटर का जो उठा हुआ भाग है, यह क्या कहलाएगा दोस्तों? राइजर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? राइजर कहलाता है। तो देखो कम्यूटेटर के उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? राइजर। अब देखो दूसरा, देखो आर्मेचर बाइंडिंग, यह राइजर, यह राइजर तांबे की, अभी पूरा नहीं हुआ है, राइजर तांबे की स्ट्रिप होती है, तांबे की स्ट्रिप होती है, तांबे की
क्या होती है दोस्तों? स्ट्रिप होती है। एसएससी JN 19 के पेपर में अभी 18-19 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि बताओ डीसी जनरेटर के कौन से भाग को तांबे की स्ट्रिप कहा जाता है? कौन सा भाग तांबे की स्ट्रिप होता है दोस्तों? तो तांबे की स्ट्रिप क्या होगी दोस्तों? राइजर होती है। अब बताओ ये क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो में आर्मेचर बाइंडिंग के टर्मिनल कम्यूटेटर के कौन से भाग पर लगाए जाते हैं? राइजर पर लगाए जाते हैं, याद रखना। राइजर पर आर्मेचर बाइंडिंग के टर्मिनल लगाए जाते हैं और आर्मेचर बाइंडिंग के टर्मिनल लगाने की क्रिया को कॉइल संयोजन कहते हैं। यह क्वेश्चन टेक्नीशियन 2 यूपी बिजली बोर्ड के पेपर में आ चुका है, याद रखना। तो देखिएगा ये दिल्ली मेट्रो 18 में आर्मेचर बाइंडिंग के टर्मिनल राइजर पर लगाए जाते हैं। राइजर पर लगाए जाते हैं। कहाँ लगाओगे दोस्तों? राइजर पर लगाए जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? आज मजा आ रहा है ना? देखो कम्यूटेटर कितना खोल के पटक दिया तुम्हारे सामने। समझ में आया ना? मैं मनीष कुमार लखेरा दोस्तों आपसे बार बार बोल रहा हूं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो लड़का मेरी क्लास पहली बार ले रहा है, आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों से बोलो, प्लीज आपसे कई बार बोल रहा हूं, अपने दोस्तों से बोलो। और जो स्टूडेंट मेरी क्लास को शुरू से ले रहा है, स्टार्टिंग से डीसी जनरेटर कर रहा है, तो यार आपसे मैं फिर वापस बोलूंगा, अपने दोस्तों से बोलो। हाँ, अपने दोस्तों से बोलो। आप बोलोगे जब भी मैं आगे बढ़ूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करो। समझ में आ रहा है ना? और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके 2000 सब्सक्राइब करवा दो। बस पास में आने वाला हूं, थोड़ा सा और रिया हूं। समझ में आ गया? और मैं भी इतना खुश हूं कि मैं यहां तक पहुंचा हूं। 10 दिन के अंदर अंदर यहां तक इतना प्यार मिला है, उसके ऊपर भी मुझे बहुत गर्व है कि आप लोगों का मुझे इतना प्यार मिल रहा है। तो बताओ दोस्तों, आर्मेचर बाइंडिंग के टर्मिनल किस पे लगाए जाते हैं? राइजर पर। यह क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में चेक कर लेना जाकर। किस पे लगाए जाते हैं? राइजर पर। और आर्मेचर बाइंडिंग के टर्मिनल राइजर पर लगाए जाते हैं। तो आर्मेचर बाइंडिंग के टर्मिनल कम्यूटेटर के राइजर यानी कि राइजर पर लगाने की क्रिया कॉइल संयोजन कहलाती है। लगाने की क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? कॉइल संयोजन। लगाने की क्रिया कॉइल संयोजन कहलाती है। लगाने की क्रिया क्या कहलाएगी दोस्तों? कॉइल संयोजन। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना, यूपी बिजली बोर्ड के पेपर में आ चुका है। आर्मेचर बाइंडिंग के टर्मिनल राइजर पर लगाने की क्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाएगी दोस्तों? कॉइल संयोजन। अगली बात दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों इसके अंदर ही आर्मेचर नहीं, इसमें सॉरी, कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या हमेशा कॉइल कोष्ठक में लिखना है, कुंडली की संख्या के बराबर होती है। की संख्या के क्या होएगी दोस्तों? बराबर होती है। चाहे बाइंडिंग कोई सी भी हो, चाहे बाइंडिंग सिंगल लेयर हो चाहे डबल लेयर हो, चाहे बाइंडिंग सिंगल लेयर हो या डबल लेयर। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? सिंगल लेयर हो या डबल लेयर। अब याद रखो, देखो दोस्तों, ये भी सबसे मोस्ट पॉइंट है। कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या होती है ना, यानी कि कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या हमेशा कॉइल यानी कि कुंडली के समान होती है, चाहे बाइंडिंग सिंगल लेयर होना चाहे डबल लेयर होना। ये क्वेश्चन राजस्थान बिजली विभाग के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि बताओ एक डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर की पत्तियों को ही कहते हैं। तो कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या यदि 72 है तो कॉइल की संख्या पूछ ली उसमें, तो
कॉइल की संख्या भी 72 आएगी। अगर वो सिंगल लेयर बाइंडिंग दे दे तब भी 72 ही आएगी। याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना कहीं तुम 36 आदि कर आओ, नहीं, सिंगल लेयर हो चाहे डबल लेयर हो, उस बाइंडिंग के अंदर भी कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या हमेशा कॉइल की संख्या के क्या होगी, बराबर होती है। अब याद रखना अगला, यदि कम्यूटेटर घिस जाता है, कम्यूटेटर किसी कारण घिसने से खुरदरा हो जाता है, किसी कारण घिसने से खुरदरा हो जाता है, घिसने से खुरदरा हो जाता है। कैसे हो जाता है दोस्तों, खुरदरा हो जाता है। समझ में आ गया ना, कम्यूटेटर किसी कारण घिसने से खुरदरा हो जाता है तो इसे चिकना करने के लिए तो इसे लैथ मशीन पर घुमाया जाता है, लैथ मशीन पर टर्न किया जाता है। टर्न यानी घुमाना, इसे लैथ मशीन पर टर्न किया जाता है। लैथ मशीन पर क्या करोगे दोस्तों, टर्न किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा इसका पेपर में, क्वेश्चन ऐसे आएगा इसका पेपर में कि एक कम्यूटेटर किसी कारण घिस गया है और उसमें सैंडिंग पेपर का प्रयोग नहीं करा, यानी कि सैंडिंग पेपर का प्रयोग नहीं किया गया है। इसे पुनः सही करने के लिए क्या करना चाहिए, इसे चिकना बनाने के लिए क्या करना चाहिए, खुरदरा हो चुका है ये। अब देखो दोस्तों, अगर ये कम्यूटेटर है ना, अब तुम खुद देखो, अगर ये कम्यूटेटर है, अगर कम्यूटेटर खुरदरा होगा और कार्बन ब्रुश इसमें संपर्क में होंगे तो इसमें घर्षण के कारण चिंगारी होगी। तो कम्यूटेटर हमेशा चिकना होना चाहिए, बिल्कुल कैसा होना चाहिए, चिकना। और चिकना करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, इसको लैथ मशीन पर घिस देते हैं। किस पर टर्न कराते हैं, लैथ मशीन पर। समझ में आया कि नहीं है, किस पर टर्न कराते हो आप, लैथ मशीन पर। और याद रखना, कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या हमेशा कॉइल की संख्या के बराबर होती है। क्लियर हो गया। अब बताओ दोस्तों, तुम्हारे ये पूरा समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया ना। इसका भी स्क्रीनशॉट लो फटाफट दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों आज का पॉइंट मैं यहीं समाप्त करता हूं। आगे का जो पॉइंट आएगा वो कार्बन ब्रुश और भी पार्ट्स रह गए हैं, क्या बोलते हैं, कार्बन ब्रुश आएगी, बेरिंग आएगी, और क्या बोलते हैं तुम्हारी एंड प्लेट आएगी, शाफ्ट आएगी, सारी चीजें आपको कल में, और थोड़ा सा पार्ट्स रह चुके हैं जो कल पॉइंट खत्म कर दूंगा। कल अपने पॉइंट्स पूरे कंप्लीट, पार्ट्स के कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं एक बार और वापस बोलना चाहूंगा दोस्तों, आप आगे कल देखना, कल और भी मजा आएगा, इससे बड़ा मजा आएगा कल भी। और बताओ यार, तुम सच सच बताना, इतने क्वेश्चन तुमने कभी लाइव के अंदर, कभी भी किसी लाइव के अंदर इतने सारे कम्यूटेटर के क्वेश्चन करे क्या, सच सच बताओ। तुम्हें एक किताब में कहीं भी नहीं मिलने। समझ में आया कि नहीं आया। इसलिए आपसे मैं बोल रहा हूं दोस्तों, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से बोलें। समझ में आ गया ना दोस्तों, अपने दोस्तों से बोलना। ओके दोस्तों, और एक बात और वापस देखना, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि लाइनमैन के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या कॉइल की संख्या के बराबर होती है। अगर कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या 72 है तो कॉइल की संख्या भी कितनी होगी, 72 ही होगी, चाहे वो कॉइल सिंगल लेयर होना और चाहे डबल लेयर होना। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।